डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू एसा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर मूवमेंट टुवर्ड्स अ न्यू वर्ल्ड। ये आपका 9th ग्रेड का सोशल साइंस बुक से चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3। और इसकी हम एक्सरसाइज आज सॉल्व कर रहे हैं। पहला सेगमेंट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस पॉइंट 1। तो बताना है, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ द राइज ऑफ ग्लोबल डिप्रेशन। जो ग्लोबल डिप्रेशन आया उसका असर क्या हुआ। तो ये जो राइज हुआ ग्लोबल डिप्रेशन का, इसका बहुत ही ज्यादा और आप सोच भी नहीं सकते ऐसे असर हुए वर्ल्ड इकोनॉमी में और सोसाइटी में। मतलब जो आर्थिक व्यवस्था होती है पूरी दुनिया की और जो समाज की, उसमें जो है बहुत ज्यादा इसका असर पड़ा। कैसे पता चला? क्योंकि बहुत ज्यादा इकोनॉमिक डाउनटर्न देखने को मिले। डाउनटर्न मतलब होता है मंदी आने लग गई, घाटा होने लग गया आर्थिक तौर पे। अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए और जो लोग थे उन्होंने पैसे खर्च करना कम कर दिया। नतीजा क्या हुआ? जो भी प्रोडक्शन था या जो ट्रेड था उसमें कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गया। भाई कोई अब ना सामान खरीद रहा है, ना उसकी वजह से सामान डिमांड है, ना बन रहा है और ना ही व्यापार हो पा रहा है। तो बिजनेस स्ट्रगल के कारण बैंकरप्सीज हो रही थी, यानी दिवालिया हो रहे थे, और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हो रही थी, आर्थिक तौर पे अस्थिरता आ रही थी। गवर्नमेंट को भी जो है जो टैक्स रेवेन्यू मिलता है वो भी बहुत कम मिल रहा था, और जो डिमांड थी सोशल वेलफेयर की वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही। हालात इस तरह हो गए थे सामाजिक उसमें कि पॉवर्टी बढ़ती जा रही थी, इक्वालिटी बढ़ती जा रही थी, यहाँ तक कि हेल्थ केयर सिस्टम भी बहुत ज्यादा तनाव, पॉलिटिकल टेंशन बढ़ रही थी। क्योंकि लोग जो है सॉल्यूशन चाहते थे, वो कहते थे आप हमें जवाब दीजिए, बताइए। इंटरनेशनल रिलेशंस जो है उन पर असर पड़ रहा था, क्योंकि आपस का जो कोऑपरेशन होता है, सहयोग है, वो कम हो रहा था। प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी चल रही थी, लोग अपने को ज्यादा सेव करना चाह रहे थे। तो ऐसे में ग्लोबल डिप्रेशन को हम ये भी नहीं कह सकते, उसने जो है एक नया इनोवेशन भी लाया और एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल चेंजेस भी लाए। गवर्नमेंट ने जो है कई सारे बदलाव किए, इन्वेस्ट करना शुरू किया नई इंडस्ट्री, जिससे रास्ता खुला एक पोटेंशियल ग्रोथ का और रिकवरी हो पाई पोस्ट डिप्रेशन पीरियड से, यानी डिप्रेशन के बाद का पीरियड था उसमें रिकवरी हो पाई। दूसरा क्वेश्चन है डिस्कस द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्ल्ड वॉर 2। अब कौन कौन से फैक्टर्स वर्ल्ड वॉर 2 के लिए रिस्पॉन्सिबल है? वर्ल्ड वॉर 2 जो है मेनली किस लिए हुआ? क्योंकि कई सारे फैक्टर्स हैं जो एक दूसरे रिलेटेड हैं, जिसके कारण एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट जो है 1939 से 1945 तक चली। अब की फैक्टर्स इसमें कौन कौन से आते हैं? सबसे पहला है ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। बहुत ही ज्यादा टफ टर्म्स जो जर्मनी के ऊपर लगा दी गई थी आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1, उसके कारण इकोनॉमिक हार्डशिप्स, नेशनल ह्यूमिलिएशन, और वो जो है बहुत ज्यादा हुआ। साथ ही साथ जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज रखते थे, विचारधारा रखते थे नाजिज्म जैसे, उनके लिए एक बहुत ही सही ग्राउंड तैयार हो गया था, फर्टाइल ग्राउंड, जिसको वो उसके ऊपर अपनी मर्जी का कर सकते थे। एक्सपेंशनिस्ट एम्बिशंस, जो लोग बहुत ज्यादा चीजों को कॉन्कर करना चाहते हैं, उनके एम्बिशंस जो है इनके बारे में बताया है कि जो एग्रेसिव एक्सपेंशन पॉलिसीज थी, अब वो टोटलिटेरियन रेजिमीज जो है वो फॉलो कर रही थी। टोटलिटेरियन रेजिमीज वो होती है जो सब पे अपना अधिकार करना चाहती है, सबको अपने अंडर लाना। जैसे नाजी जर्मनी एडोल्फ हिटलर के अंडर, जैसे इंपीरियल राज जापान था, फासिस्ट था, और ये सब जो है कोशिश कर रहे थे टेरिटरीज को, जो रिसोर्सेज को ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल करने। अपीजमेंट का मतलब क्या होता है कि हम जो है तुमको जो चाह रहे हो वो करने दे रहे हैं, ताकि हम पे कोई जो है प्रॉब्लम ना आए। ये होता है अपीजमेंट, ठीक है तुम जो करना चाहो कर लो, हम तुमको कुछ नहीं कहें। तो ये जो पॉलिसी थी अपीजमेंट की मेजर पावर्स के द्वारा इस एग्रेसिव एक्शंस के प्रति, उसी के कारण हिटलर जो है उनके जो एम्बिशंस थे उनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं थी, और इससे उनका जो एग्रेशन था, जिनका एक गुस्सा, एक जो उनकी मतलब जैसे कहना चाहिए ना, वो जो हावी हो रहे थे वो बढ़ता जा रहा था। इकोनॉमिक क्राइसिस, जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ 1930 का, उसने बहुत ज्यादा इकोनॉमी पे असर डाला वर्ल्ड वाइड। नतीजा क्या हुआ? पॉलिटिकल तौर पे अस्थिरता आई और रेडिकल आइडियोलॉजीज जो है वो बढ़ने लग गई। फेलियर लीग ऑफ नेशंस का, जो लीग की इनएबिलिटी थी कि वो एग्रेशन को जो है रोक नहीं पाया, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रिजॉल्व नहीं कर पाया, उससे क्या हुआ? उसकी खुद की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर सवाल खड़े हो गए, और इसने जो है और ज्यादा बढ़ावा दे दिया मिलिट्रिज्म। नेशनलिज्म और मिलिट्रिज्म, ज्यादा से ज्यादा नेशनलिज्म और मिलिट्रिज्म जो है कंट्रीज में अलग अलग में जो है उसने भी काफी ज्यादा भड़का दिया। लोग जो है हथियारबंद जो है तरीके से पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, और टेंशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी।
आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट थे, विचारधारा की जो है कॉन्फ्लिक्ट हो रही थी, क्लैश हो रहा था आइडियोलॉजीज का, जिसमें फासिज्म, कम्युनिज्म, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स जो हैं, इन्होंने भी जो है बहुत बड़ी बड़ी खामियां क्रिएट कर दी थी। ये फैक्टर्स थे, कुछ और फैक्टर्स थे जिन्होंने एक तरह से ऐसा ज्वलनशील एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया था जिसके कारण वर्ल्ड वॉर टू हो गया। क्या इफेक्ट्स थे वर्ल्ड वॉर टू के? अब वर्ल्ड वॉर टू के इफेक्ट्स क्या थे? सबसे पहला, आप जितना इमेजिन नहीं कर सकते, हिसाब नहीं लगा सकते, उतना ज्यादा जान का नुकसान हुआ। सिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उनका बहुत ज्यादा तबाही हुई। नेशनल बॉर्डर्स जो है उनको दोबारा से रिड्रॉ करना पड़ा। इमरजेंस हो गई सुपर पावर्स की। फॉर्मेशन हुआ यूएन का, ताकि ग्लोबल पीस को सपोर्ट किया जा सके, सपोर्ट कर सकें। एक्सेलरेशन होने लग गया डीकोलोनाइजेशन का, और इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स चलने लग गए। मतलब कोलोनाइजेशन कोई नहीं चाहता था। बहुत तेजी से एडवांसमेंट हो रहा था टेक्नोलॉजी और मेडिसिन की। न्यूक्लियर एज की शुरुआत हो गई। लेगेसी जो होलोकास्ट की थी और ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस शुरुआत हुई। राइज हुआ सिविल राइट मूवमेंट का यूनाइटेड स्टेट्स, और बहुत ज्यादा इंटेंस और लास्टिंग इम्पैक्ट देखना पड़ा मिला ग्लोबल पॉलिटिक्स और सोसाइटी के। नेक्स्ट सेगमेंट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफ। कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो क्यों एस्टैब्लिश किया? यूनाइटेड नेशंस जो है इसलिए एस्टैब्लिश किया गया था ताकि प्रमोट कर सके इंटरनेशनल कोऑपरेशन को। जो भविष्य में होने वाली लड़ाइयां हैं उनको रोका जा सके, मतभेद को रोका जा सके, मेंटेन किया जा सके पीस और सिक्योरिटी को नेशंस के बीच में। जब वर्ल्ड वॉर टू की इतनी ज्यादा तबाही देख चुके थे, उसके बाद जो है इसीलिए स्टैब्लिश किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल कोऑपरेशन को प्रमोट किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी ये जो इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल है, इन ये एज एन ऑर्गन ऑफ यूएन का मतलब क्या है? मतलब जो यूएन है उसमें जो ऑर्गन्स हैं इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल का मतलब क्या है? इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल, जिसको हम इकोसॉक भी कहते हैं, ये 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स जो यूनाइटेड नेशंस के उनमें से एक प्रिंसिपल ऑर्गन है। ये मेनली रिस्पॉन्सिबल है इंटरनेशनल इकोनॉमिक और सोशल कोऑपरेशन और डेवलपमेंट को प्रमोट करने के। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है एड्रेस करने में ग्लोबल इकोनॉमिक और सोशल चेंजेस। तो ग्लोबल तौर पे ज्यादा से ज्यादा बातचीत होती है मेंबर स्टेट्स के बीच में। एक एफर्ट्स जो हैं वो सहयोगपूर्ण हो, ताकि जो लोग हैं पूरी दुनिया में उनकी भलाई के लिए और बेहतर करा जा सके। बेसिकली ये कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, ह्यूमन राइट्स को जो है काफी बढ़ाता है, और कोलैबोरेट करता है अलग अलग इश्यूज पे, जैसे पॉवर्टी एलिविएशन है, एजुकेशन, हेल्थ और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए जो है ये इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल बनाते हैं। थर्ड आता है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द जनरल असेंबली ऑफ यूएन। अब जनरल असेंबली जो है मेन डेलिबरेटिव और पॉलिसी मेकिंग बॉडी मानी जाती है यूनाइटेड नेशंस। इसमें जो है सारे मेंबर स्टेट्स होते हैं और हर एक का एक वोट होता है। जनरल असेंबली एनुअली जो है मिलती है रेगुलर सेशंस पे, और वो जो है स्पेशल सेशंस भी बुला सकती है। कन्वेन मीन बुला सकती है जहां जरूरी हो। ये डिस्कशन करते हैं, रिकमेंडेशंस बनाते हैं कई सारे जो ग्लोबल इश्यूज हैं उनके ऊपर, जिसमें पीस एंड सिक्योरिटी शामिल है, डेवलपमेंट है, ह्यूमन राइट्स है और इंटरनेशनल लॉ है। जहां इसके जो रेजोल्यूशंस हैं वो लीगली बाइंड नहीं, वो जो है फिर भी काफी ज्यादा मॉरल और पॉलिटिकल वेट रखते हैं। जनरल असेंबली नॉन परमानेंट मेंबर जो सिक्योरिटी काउंसिल के हैं उनको भी इलेक्ट करती है और अपॉइंट करती है सेक्रेटरी जनरल। ये एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करती है ताकि डिप्लोमेटिक तौर पर बातचीत हो सके, कोऑपरेशन हो सके मेंबर स्टेट्स, और एक बहुत बड़ा अहम फोरम है एड्रेस करने के लिए ग्लोबल चैलेंजेस को और शेप देने में इंटरनेशनल कंसेंसस। सिक्योरिटी काउंसिल जो यूएन की है वो क्या है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, ये भी एक प्रिंसिपल ऑफ द यूएन के में से एक है, ऑर्गन है, रिस्पॉन्सिबल है मेंटेन करने के इंटरनेशनल सिक्योरिटी। इसके 15 मेंबर्स हैं, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएस की वीटो पावर है, और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं जो कि चुने जाते हैं हर 2 साल में। सिक्योरिटी काउंसिल जो है ऑथराइज कर सकती है पीस कीपिंग ऑपरेशन को, सैंक्शंस लगा सकती है, मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल कर सकती है अगर पीस और सिक्योरिटी को कोई खतरा है। बहुत अहम रोल प्ले करती है कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने में, रिस्पॉन्ड करने में, इंटरनेशनल क्राइसिस होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, वो लीगली बाइंड होते हैं सारे यूएन मेंबर स्टेट्स। जो वीटो पावर है परमानेंट मेंबर्स की, वो कई बार चैलेंजेस खड़े कर देती है डिसीजन एक्शन लेने में, पर
वो ये भी रिफ्लेक्ट करती है कि कैसा काउंसिल स्ट्रक्चर का जो मैकेनिज्म है कि ज्यादा से ज्यादा इंश्योर किया जा सके बहुत बड़ी पावर जो है का कोऑपरेशन होता है और कैसे अवॉइड किए जाते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स जो मेजर नेशंस हैं। सिक्योरिटी काउंसिल एक बहुत एसेंशियल बॉडी है एड्रेस करने के लिए ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंजेस को और साथ ही साथ शेप करने के लिए का रिस्पॉन्स है अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट्स और थ्रेट्स के। फिर है फोर्थ क्वेश्चन, आंसर इन वन सेंटेंस। कौन सी ट्रीटी रिस्पॉन्सिबल है वर्ल्ड वॉर टू के लिए? ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स रिस्पॉन्सिबल है, जो कि साइन की गई थी 1919 में एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर वन। इसको जो है एक फैक्टर मान सकते हैं जो कि इसके कारण आउटब्रेक हुआ था वर्ल्ड वॉर टू का। जर्मन डिक्टेटर कौन थे? जर्मन डिक्टेटर वर्ल्ड वॉर टू के दौरान एडोल्फ हिटलर थे। ये लीडर थे नेशनलिस्ट सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी के और इनको जो है नाजी पार्टी बोला जाता है। आपको इटालियन डिक्टेटर के नाम बताना है। इटालियन डिक्टेटर वर्ल्ड वॉर टू के दौरान थे बेनिटो मुसोलिनी। ये लीडर थे नेशनल फासिस्ट पार्टी के और पावर में आए इटली में 1952 में। इमीडिएट रीजन क्या रहा वर्ल्ड वॉर टू का? इमीडिएट रीजन था वर्ल्ड वॉर टू का वो था जर्मन इन्वेजन पोलैंड पर सितंबर 1 1939 के कारण ब्रिटेन और फ्रांस ने वॉर डिक्लेयर कर दिया जर्मनी पर सितंबर 3 1939। यूएन हेडक्वार्टर कहाँ सिचुएटेड है? जो यूएन हेडक्वार्टर है वो सिचुएटेड है न्यूयॉर्क सिटी में यूनाइटेड स्टेट्स। ये लोकेटेड है ईस्ट साइड में मैनहट्टन के अलोंग द ईस्ट रिवर और एरिया जो है वो कहलाता है टर्टल बे। कोल्ड वॉर क्या होता है? कोल्ड वॉर एक बहुत ही प्रोलॉन्ग जियोपॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल है यूनाइटेड स्टेट्स और उसके वेस्टर्न एलाइज के बीच में। और यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्टर्न एलाइज एक तरफ है और सोवियत यूनियन और ईस्टर्न ब्लॉक एलाइज एक तरफ। क्या क्या है कि इसको पहचान कैसे कह सकते हैं? कोल्ड वॉर है, होस्टिलिटी है, एक दूसरे के प्रति द्वेष भाव है, लड़ाई झगड़ा है, राइवलरी है और एब्सेंस है डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन बिलो। किसने स्टार्ट किया नाजिज्म जर्मनी में? करेक्ट आंसर है एडोल्फ हिटलर। कौन केयर करता है इंप्रूविंग करने की हेल्थ ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड? आंसर इज WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, इनमें दिए गए हैं। Fascists began in Germany? नहीं। मुसोलिनी वाला जर्मन लीडर? नहीं। सिंबल जो नाजी पार्टी का था वो था बंडल ऑफ स्टिक्स एंड एक्स? नहीं। करेक्ट आंसर है मुसोलिनी जो है उन्होंने एस्टैब्लिश किया था फासिस्ट इटली। ये आपका जो चैप्टर है आपको अच्छा लगा, समझ में आया, सब्सक्राइब करिए आशा एजुकेशन। हैं अगले चैप्टर।